हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का जीके प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग के सिलेबस में 20 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो आप लोगों के लिए यह भी मैं बता दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी आज से हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस से पर आप लोग के लिए लगातार कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश और आप लोग के जीके प्लस करंट अफेयर, ये सबकी क्लासेस हमारे चैनल पर आप लोग के लिए लगातार मिलते रहेगा। आप लोग के लिए रीजनिंग की क्लासेज आप लोग के सिलेबस के अनुसार हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हिंदी की क्लासेज भी उपलब्ध है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको विजिट करके देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए ये जीके प्लस करंट अफेयर की आज से प्रैक्टिस सेट शुरुआत हो गई है। और जितने भी और रिमेनिंग चैप्टर बनते हैं और सब विषयों से आप लोग के लिए लगातार ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को ये मिलते रहेगा, आप लोग को स्टडी मटेरियल, और वो भी बिल्कुल टॉप क्लास का स्टडी मटेरियल आप लोग को इस पर मिलते रहेगा। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और जो दोस्त अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आप लोग के लिए कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रही थी। तो दोस्तों, आप लोग की जो परीक्षाएं जो आप लोग के पूर्व में आयोजित हुई हैं एसएससी जीडी की, तो पंचवर्षीय योजना से भर भर के प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ, बिल्कुल सटीक बनाता हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से बनाता हूँ। थोड़ा सा समय लगता है आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाने में, लेकिन अगर आप दोस्त परीक्षा दिए होंगे, पिछली परीक्षा को एसएससी जीडी का अगर आप लोग दिए हैं, तो आज के प्रश्नों को देखने के बाद में आपको लगेगा कि नहीं सर, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करता है एसएससी जीडी और इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्त? ये ऑप्शन है आप लोग के पास: आठवीं पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो दोस्त, आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में जरूर बताइए कि 20 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब सही सही किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्त आप लोग को ये हो जाएगा: आठवीं पंचवर्षीय योजना। इन जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आठवीं पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना रही जिसकी लक्षित वृद्धि दर जो है, उसके जितना मतलब उसको वृद्धि दर घोषित किया गया था, जितना के लिए उसको अनुमानित किया गया था, उससे ज्यादा ये वृद्धि दर मिला। तो कितना अनुमानित किया गया था दोस्त? ये लक्षित किया गया था, ये 5.6% ये लक्षित किया गया था, ठीक है ना? लेकिन मिला कितना, प्राप्त कितना हुआ? यानी कि इस योजना का सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये 6.8% की प्राप्ति हुई वृद्धि दर में, लेकिन लक्षित वृद्धि दर जो था वो 5.6% ही आप लोगों को अनुमानित किया गया था, ठीक है ना? किसके लिए? आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए। तो इसलिए यह योजना जो है ये बहुत सफल रही। और दोस्तों, अगर परीक्षा में ये पूछ दे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, तो चलिए उसको भी मैं बता दूं। इसका कार्यकाल मेरे दोस्त ये 1992 से लेके 1997 के बीच में रहा इसका कार्यकाल। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा? तो दोस्त, ये जो निजता का अधिकार है, आप लोग के लिए मैं बता दूं, यह जो है अनुच्छेद आप लोगों के 21 के तहत आता है, ठीक है ना? किसके तहत दोस्त? ये अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है, ठीक है? आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये 2-3 अनुच्छेद जो दिए हुए हैं, उसको भी चलिए मैं थोड़ा-सा बता दूं, हिंट्स दे दूं। तो ये अनुच्छेद 19 की अगर बात की जाए, तो दोस्तों यह जो हो जाता है वाक एवं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोग को हो गया ये स्वतंत्रता। अच्छे से मैं लिख दूं थोड़ा सा, ये स्वतंत्रता, ठीक है ना। ये आप लोग को अनुच्छेद 20 का आप लोग समझ जाइए। ये होता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संबंध में ये होता है। इसको भी लिख दे रहा हूं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ, अक्षर थोड़ा सा उतना नहीं मेरा अगर बन रहा है तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इतना जरूर लिख दे रहा हूँ कि आप लोग को पता चल जाए। ये अनुच्छेद 21 आप लोग को बता ही दिया, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 18 को आप लोग देख लीजिए, यह हो जाता है उपाधियों का जो अंत जो है, यह अनुच्छेद 18 के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये तीनों चारों का मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बता दिया। तो आप लोगों के लिए बस ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप लोग के लिए संग्रह लगातार चलते रहेगा इस चैनल पर, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। और आप लोग के लगातार परीक्षा तक, यानी कि 20 फरवरी से लेकर आप लोगों को 12 मार्च 2024 तक ये परीक्षाएं जो आयोजित होगी अगले साल, तो आप लोग के लिए लगातार आप लोग को फरवरी और मार्च दोनों तक आप लोग के लिए लगातार सभी सेक्शन से प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलते रहेंगे। और बिल्कुल सिलेबस को आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है सबसे छोटा है। दोस्तों बिल्कुल आप लोग को सिलेबस के अनुसार आप लोग अपना सिलेबस निकालिएगा और सिलेबस के अनुसार से देखिएगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये जितने प्रश्नों का संग्रह है जो किया गया है। और एक एक प्रश्नों को चुन कर लाने में दोस्त थोड़ा सा समय लग जाता है, और एक एक प्रश्नों को मैं एक एक जगह से चुन चुन कर आप लोग के लिए लाता हूँ, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से लाता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि कौन सा हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में भारत का ये सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये मालदीव जो देश है दोस्तों, यह जो है भारत का सबसे ये जनसंख्या के मामले में छोटा पड़ोसी देश है। कौन सा? मालदीव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और बांग्लादेश को तो आप लोग जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा ये बाउंड्री जो भारत के साथ शेयर करता है पड़ोसी देश जो है ये बांग्लादेश हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है कि देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था। देवराई का जो युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब ने किसे पराजित किया था। तो पहले तो मेरे भाई ये देख लीजिए कि देवराई का युद्ध कब हुआ था। प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है। तो देवराई का युद्ध जो हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1659 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट की अगर बात कर दे तो ये 12 से 14 अप्रैल, ये 12 से 14 अप्रैल 1659 को ये देवराई का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों ये औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था। और दारा सिकोह जो था ये दोस्तों ये औरंगजेब का भाई ही था। और सत्ता की लड़ाई में ये दारा सिकोह को हराकर सत्ता पर ये काबिज हुआ। ये मुगल शासक था औरंगजेब, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, दारा सिकोह उसी का भाई था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। आप लोग के लिए ये पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो इन चार ऑप्शनों में से किसके पास हो जाएगा दोस्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। पिछली आपके परीक्षाओं में राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे गए थे और इस बार मैंने आप लोग के लिए प्रधानमंत्री को ले लिया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग के लिए बस दोस्त मेरे, आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह आप लोग की शानदार तैयारी आप लोग को कराती रही जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा एक दो फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री, तो भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है ना। ये भारत की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री को थोड़ा सा देख ली जाए कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के अनुसार होती है। तो दोस्तों यह जो हो जाता है अनुच्छेद कह लीजिए या आर्टिकल कह लीजिए 75 जो है प्रधानमंत्री से ये संबंधित है। और यह आर्टिकल क्या कहता है
कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है ना? ये भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो ये आर्टिकल 75 कहता है, प्रधानमंत्री से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न छठा नंबर प्रश्न है कि झावेरी बहनों जैसे दर्शना, नैना और रंजना एवं सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस विधा से है? ये एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये चारों बहन दोस्तों, और वे कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है ओडिसी, मणिपुरी, कथक और कथकली। तो दोस्त मेरे आप लोग के लिए एसएससी का ये तो फेवरेट आप लोग के लिए टॉपिक हो जाता है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हो गए और लोक नृत्य हो गए। और इसी के मद्देनजर देखते हुए आप लोग के लिए मैं अपने चैनल पर इससे एक सेपरेट टॉपिक आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया हूं, और जो दोस्त उसको देख लिए होंगे तो फिर इस प्रश्न का उत्तर देने में 1 मिनट 1 सेकंड भी देर नहीं लगाएंगे और तुरंत इसका आंसर लगा देंगे, मणिपुरी। ये झावेरी बहने जो है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना? मणिपुरी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना? और मणिपुर से जितने भी नृत्य है आप लोग को सेपरेट वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, यह प्रश्न है। दोस्तों आप लोग पिछले परीक्षाओं को देखेंगे, आप लोग अपने प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न देखेंगे, यानी कि एसएससी जीडी का पहला प्रीवियस प्रश्न प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप लोग पाइएगा, और वही हूबहू सिलेबस का पैटर्न जो है इस बार भी है, और बिल्कुल उसी तरह मैं आप लोग के लिए लगातार आप लोग के प्रैक्टिस सेट लाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, और आप लोग के लिए पूरे फरवरी और मार्च तक आप लोग के लिए रेगुलर प्रश्न आप लोग को इसी तरह आते रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन है 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0 मिनट। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यह जो हो जाएगा ये 4 मिनट जो हो जाएगा, इसका शानदार तरीके से उत्तर हो जाएगा। तो देशांतर से चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर पूछ दे कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्त मेरे यह हो जाएगा 360, ठीक है ना? और ये 4 मिनट कैसे आता है थोड़ा सा इसको भी बता दूं दोस्तों आप लोग के लिए। चलिए उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाइए कि देशांतरों की कुल संख्या 360 है और ये 4 मिनट का अंतर होता है। और एक इम्पोर्टेंट इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य बनता है वो ये होता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी महत्तम कहाँ होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है? तो दोस्तों वह प्रश्न जो पूछा जाता है उसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है ये सबसे अधिक होती है। तो अब बात ये उठ जाएगा कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की दूरी कितनी होती है भाई? दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? वो भी चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। दो देशांतरों की बीच की दूरी, ठीक है ना? विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हो जाता है 111.32 किलोमीटर जो है, ये आप लोग को दो देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम विषुवत रेखा पर हो जाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 डिग्री है, ठीक है? तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग के लिए जो बनते थे यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 8वां नंबर आप लोग को प्रश्न है दोस्त, आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि 500 रुपए के नए नोट का आकार जो है कितना है? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आप लोग के पूर्व परीक्षाओं में बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। नोट के डायमेंशन से या नोट के पीछे किसका फिगर रहता है, इससे प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल की अगर बात करें तो दोस्त मेरे आप लोग के लिए यह प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 500 रुपए के नए नोट जो है उसका जो डायमेंशन हो जाएगा ये 150 मिमी गुने 66 मिमी जो हो जाएगा, ये बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये 500 रुपए के नए नोट का आप लोग का साइज हो गया। और इससे एक और प्रश्न जो बन जाता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये 500 रुपए के नोट के पीछे अगर पूछ दे आप लोग को कि 500 रुपए के नोट के पीछे किसका फोटो रहता है, किसका चित्र रहता है, तो एक बगल तो महात्मा गांधी जी रहते हैं, और यह जो होता है लाल किला का, ठीक है ना? ये लाल किला का फोटो रहता है, उस पर किस पर? 500 रुपए के नोट पर। जिस तरह 2000 के नोट पर आप लोग को मंगलयान का आप लोग का फोटो रहता है, उसी तरह 500 रुपए के नोट पर ये लाल किले का
फोटो रहता है आप लोग को, आप लोग देख भी लीजिएगा, ठीक है। ये इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं आप लोग को परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, ये 9 नंबर प्रश्न है आज का, कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन की, सुबेरिन की, सेलुलोज की, क्यूटिन की। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है और इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लोग मेरे साथ साथ उत्तर दे रहे होंगे, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। आप लोग साथ साथ उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अंतिम में जरूर मार्क शेयर कीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि आप लोग की तैयारी जो है अभी से शुरुआत कीजिएगा, तो अभी आप लोग के पास 3 महीने का समय है और 3 महीने में बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी और ये एसपी ग्लोबल क्लासेज आप लोग को कराएगा। आप लोग बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और जो दोस्त आप लोग को अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, आप लोग चैनल को जरूर सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से सपोर्ट करते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है आप लोग के लिए बिल्कुल इसी तरह बना रहे। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्त, तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है। और शैवालों से एक और चीज मैं बता दूं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये अगर पूछ दे कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन जो होता है ये क्या कहलाता है, ठीक है ना। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसको। शैवालों का अध्ययन जो होता है ये क्या कहलाता है आप लोग को दोस्त, ये हो जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। ये फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का, ठीक है। और कवकों का अध्ययन जो कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा माइकोलॉजी। और यह जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज से बनी रहती है। तो जो 2-3 फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको आप लोग भली भांति से अच्छे तरीके से आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा और आप लोग के लिए इसी तरह आप लोग के लिए डिस्कशन चलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, खेल के जितने भी ट्रॉफी है आप लोग इससे संबंधित जितने भी ट्रॉफी है आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोग को जिस टॉपिक से मैं लेकर आया हूँ वो एक एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग के बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। तो इन टॉपिकों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और आप लोग के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसी तरफ आप लोग को ये हमेशा आप लोग के मिलते रहेगा इसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को प्रैक्टिस सेट। तो होलकर ट्रॉफी की बात की जाए तो आप लोग के पास ऑप्शन है बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट और कबड्डी। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। तो होलकर ट्रॉफी जो है दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा ये ब्रिज से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, ये ब्रिज खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आप लोग के प्रीवियस ईयर के ये जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसमें 2011 की जनगणना से मेरे भाई आप लोग को ऐसा कोई शिफ्ट बचा नहीं है जिसमें 2011 की जनगणना से प्रश्न न पूछा हो, ठीक है। आप लोग विश्वास न हो तो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर देख लीजिए जो सीबीटी में आप लोग को पूछे गए थे। तो 2011 की जनगणना जो है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, यानी कि अपना जो देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद यह जनगणना है, कौन सी जनगणना है आप लोग को ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2011 की जो जनगणना हुई ये 7वीं जनगणना है। 2021 में नियमानुसार होना था जनगणना, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसका कोई अभी अता पता नहीं है। तो 2011 की जनगणना ये जो है 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्त मेरे, यह भारत में जनगणना की जो शुरुआत अगर की जाए, बात मैं करूं, 2-4 फैक्ट मैं लिख दूं, ठीक है ना। भारत में जनगणना की शुरुआत, ये भारत में, मैं अच्छे से लिख दूं इसको, ये भारत में शुरुआत जनगणना की कब से हुई दोस्त, यह जो हो जाएगा 1800 ये 72 से हुआ, ठीक है ना। 1872 में हुआ, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ। एक तरह से कहिए कि और उतना ये औद्योगिक नहीं रहा उस समय, ये 1872 में।
और इस समय कौन थे यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों, ये लॉर्ड मेयो थे, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो थे। उन्हीं के समय में 1872 में सबसे पहली बार हुआ। लेकिन एक और प्रश्न बन जाता है, अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से चालू हुई, नियमित जनगणना की बात करें कि नियमित जनगणना कब से शुरुआत हुई, तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1881 से जो है भारत में नियमित जनगणना हो रही है। और 1881 में कौन थे, ये गवर्नर जनरल तो लॉर्ड रिपन थे। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है आप लोग को कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, मायोपिया के जो रोगी हो जाते हैं उसको निवारण के लिए क्या चाहिए, अवतल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, या उभय उत्तल लेंस चाहिए, या लेंस प्रत्यारोपण चाहिए। तो पहले तो देख लीजिए कि मायोपिया कहलाता क्या है। तो मायोपिया दोस्त मेरे यह जो कहलाता है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष कहे या मायोपिया कहे, आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को कंफ्यूजन की कहीं भी गुंजाइश नहीं रखनी है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्त मेरे यह जो हो जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यही पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष वाला पूछ ले, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। और जिस तरह इसको मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को, तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहता है, ये हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है, ये दूरदृष्टि दोष जो है हाइपरमेट्रोपिया भी कहलाता है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हाइपरमेट्रोपिया पूछ दे तो वह दूरदृष्टि दोष को ही कहा जाता है, जिसका निवारण जो है ये उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और ये निकट दृष्टि दोष ये अवतल लेंस हो गया, मायोपिया कह ले या निकट दृष्टि दोष कह ले, अवतल लेंस के द्वारा उसका निवारण होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के लिए, ये 13 नंबर प्रश्न है आप लोग के लिए। ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग गलती हो गया है, ठीक है ना, कि यदि बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। यदि बचत जो है निवेश निवेश से अधिक हो जाता है तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रश्न का तात्पर्य ये है। ऑप्शन है गिर जाएगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा, स्थिर रहेगा, या वृद्धि होगा राष्ट्रीय आय में। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा, तो दोस्त यह जो हो जाएगा, जब बचत निवेश से अधिक हो जाता है तो राष्ट्रीय आय जो हो जाता है दोस्त, यह जो हो जाता है स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है कि वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा प्रदूषित कचरे को नष्ट किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों के पर्यावरण संबंधी भी प्रश्न जो हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं, ये आप लोग के सिलेबस के अनुसार है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा प्रदूषित कचरे को नष्ट किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है जैव संवेदक, जैव आवर्धन, जैव उपचार, जैव सांद्रण। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जवाब दोस्त ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जैव उपचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैव उपचार हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह जो वीडियो है आप लोग को कैसा लग रहा है, आज का ये क्लास की शुरुआत जो है एसएससी जीडी की जो है, जीके की क्लास जो है कैसा लग रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और जो दोस्त अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भाई इतने अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें क्या दूसरी बड़ी बात है। और इसी तरह आप लोग को टॉप लेवल का कंटेंट जो है हमेशा मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। दोस्तों ये नृत्य से, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं क्या बताऊं, आप लोग पीछे के जितने भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाइए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न आप लोग के लिए बिल्कुल वहां पर देखने को मिल जाए, हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिकों से, ठीक है।
तो आप लोग के लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रश्न और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो है मैं आप लोग के लिए सेपरेट टॉपिक जो है अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि छपीली लोक नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा? तो दोस्त मेरे छपीली लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना अभी हाल फिलहाल में शुरुआत की गई योजना है। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम शुरुआत की गई हैं या चल रही हैं, उससे प्रश्न आप लोग को बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कितना लोन देने का प्रावधान है। तो ये 2 टर्म में लोन दिए जाते हैं। ऑप्शन है आप लोग को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो टोटल कितना लोन जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को लोन दिया जाता है, कितना का प्रावधान है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त ये 3 लाख रुपए जो है ये मैक्सिमम लोन प्रदान किया जाता है। और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो दोस्तों इससे थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य सुन लीजिए कि क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा इसमें जितने भी भारत में कारीगर एवं शिल्पकार हैं, ठीक है ना, ये भारत में जितने कारीगर एवं शिल्पकार हैं ये सबको ये सबको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। जितने कारीगर और शिल्पकार हो जाए, कारीगर में जैसे मोची हो गया, बढ़ई हो गए, आप लोग के लिए जितने भी कारीगर हो गए, राजमिस्त्री हो गए, सबके लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। कारीगरों को पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये आप लोग के लिए 3 लाख रुपए के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनको लोन भी प्रदान किया जाता है। अगर लोन पर पूछ ले कि कितना साल के लिए लोन दिया जाता है दोस्त, ये जो हो जाता है 4 साल के लिए लोन दिया जाता है। ये 3 लाख रुपए जो है 4 साल के लिए दिया जाता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट 5% के इंटरेस्ट पर, ये 5% की ब्याज की दर पर आप लोग को सालाना वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है। तो सोच लीजिए कि कितना कम इंटरेस्ट पर ये 3 लाख रुपए जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को लोन दिया जाता है। तो आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। और ये कारीगर एवं शिल्पकारों से तो ट्रेनिंग दिया जाता है इसके अंतर्गत और कुशल कारीगर, कुशल शिल्पकार बनाने के लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना को लाया गया है। आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या किया जाता है, तो कारीगरों एवं शिल्पकारों को ये प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर उन लोगों को कुशल कारीगर बनाया जाता है और उन लोगों के लिए सेपरेट 3 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 17 नंबर है कि चापचर कूट त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये चापचर कूट त्योहार तो पिछली परीक्षाओं में आप लोग को उगाड़ी से, गुड्डी पड़वा से, आप लोग को मकर संक्रांति से, इन सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी तरह दोस्तों आप लोग के लिए ये आज के प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोग के लिए चापचर कूट त्योहार को लेकर आया हूँ कि चापचर कूट जो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग को मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और असम। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो दोस्त चापचर कूट त्योहार की बात करें तो यह जो हो जाएगा मिजोरम जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चापचर कूट त्योहार के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है। तो मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो जहां तक मुझे याद है कि 10 जनवरी 2023 के प्रथम या द्वितीय शिफ्ट में आप लोग के एक कॉफी के किस्म के बारे में पूछा गया था। तो कॉफी के किस्म के बारे में पूछा गया था और वह कॉफी का किस्म जो था वो आप लोग को क्या था, आप लोग को शायद अरेबिक कॉफी या कुछ ऐसे करके था। तो दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग को ये ज्योग्राफी से प्रश्न बन जाते हैं कि जैसे उस समय कॉपी पूछा गया उस शिफ्ट में, तो इस तरह की प्रश्न भी आप लोग को परीक्षाओं में देखने को मिले हैं कि चाय कॉफी से प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो दोस्तों उसी तरह ये आप लोग के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ कि विश्व प्रसिद्ध जो उलंग चाय है, किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है। ऑप्शन है भारत, वियतनाम, ताइवान और किनिया। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उलंग किस्म की चाय के लिए? तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा ताइवान जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताइवान जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए, इसमें कोई कमी मत कीजिए। आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो लेकर आता हूँ, तो आप लोग मेरे मोटिवेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से बढ़ाते रहिए। यही जो मोटिवेशन जो है मुझे अगला वीडियो लाने के लिए आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए उत्साहित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 19 है आप लोग के लिए कि हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सात्विक सोलर के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक शिफ्ट में आप लोग के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, पूर्व की परीक्षाओं में। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन ला दिया हूं कि हाल में ही नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सात्विक सोलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। कौन बने हैं दोस्त सात्विक सोलर के ब्रांड एम्बेसडर? तो ये जो सात्विक सोलर के ब्रांड एम्बेसडर जो है, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, नीरज चोपड़ा या रविंद्र जडेजा, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा रविंद्र जडेजा जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? रविंद्र जडेजा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, आज का 20 नंबर प्रश्न है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो ये सब करंट अफेयर के ही प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ। पिछला भी करंट अफेयर था, एक और करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप लोग को बताया था उस समय इसी प्रश्न में। तो ये 19 नंबर प्रश्न भी करंट अफेयर का था, ये भी करंट अफेयर का है। और वो आप लोग के लिए जो कारीगर वाला जो विश्वकर्मा योजना वाला जो बताया था, वो भी आप लोग करंट अफेयर से ही रख लीजिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना वाला। ठीक है ना? तो ये अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा? ऑप्शन है आप लोग के पास ओमान, इराक, ईरान और बांग्लादेश। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये बांग्लादेश जो हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा अरब सागर में आया जो तूफान था, वो बिपरजॉय चक्रवात था। ठीक है ना? और अरब सागर, हिंद महासागर तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। और बिपरजॉय चक्रवात जो है दोस्तों, इसको किस श्रेणी के चक्रवात में रखा जाता है? तो ये दोस्त मेरे, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात होता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है बिपरजॉय। ठीक है? तो ये आप लोग 20 का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। चलिए, आज के लिए 20 प्रश्न जो है आप लोग के बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग को मैं बता दिया हूं। और आप लोग के लिए एक होमवर्क जो प्रश्न है, आप लोग की तैयारी जो है, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, इसके लिए एक होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं। चलिए होमवर्क प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो आपके लिए होमवर्क प्रश्न है ये 21 नंबर जो प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोग 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं, ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते नहीं है, जिससे मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि दोस्त आप लोग की कहीं कोई कठिनाई है या कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आ पाता है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, ये भी मुझे पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग यथासंभव जो है उसमें कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेझिझक करके कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा सही हो तो भी कमेंट कीजिए, थोड़ा कम हो तब भी कीजिए। कम होगा तो आप लोग के लिए चैनल पर रेगुलर बने रहिए। आप लोग को 20 में 20 जो प्रश्नों की जो गारंटी है आप लोग के इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा आप लोग की कराई जाएगी, और आप लोग के लिए लगातार कराई जाएगी। चाहे वो आप लोग की रीजनिंग की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, जीके जीएस की क्लास हो, आप लोग के लिए हिंदी इंग्लिश की क्लास हो। तो रीजनिंग और हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए ये 3 क्लास तो आप लोग के लिए पहले से आप लोग के बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, आप लोग के लिए रीजनिंग के जो भी चैप्टर आप लोग के रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आप लोग के बिल्कुल सिलेबस के अनुसार वो वहां पर आप लोग के लिए मैं बताया हूँ। चाहे वो एनालॉगी हो या आप लोग के लिए जितने भी सीरीज से प्रश्न जो दिए गए हैं, वो बिल्कुल आप लोग को उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। और बहुत ही शानदार वो वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेने के बाद उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। और आप लोग को उसी प्लेलिस्ट में आप लोग को रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में रीजनिंग की क्लासेस और मैथ वाले प्लेलिस्ट में मैथ की क्लासेस लगातार आप लोग को मिलते रहेगा इसके ग्लोबल क्लासेस पर। और आप लोग का ये जो होमवर्क प्रश्न है कि सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाला कौन था? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रेंच, अंग्रेज और डच। ये चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा कि सबसे पहले भारत में आए लेकिन सबसे बाद में गए? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और ये आप लोग से अपेक्षित है
तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक और नया वीडियो में एक और बहुत ही शानदार क्लास को लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।